हेलो सभी को, वेलकम टू आईआईटी एक्सप्रेस, जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग जेई एडवांस के पीवाईक्यूज ऑफ द ईयर 2023 एंड 2024। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चे करके जाते हैं एंड बहुत बच्चे स्किप भी कर देते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। वाई? बिकॉज इसमें उतना ज्यादा फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मेथड्स है, डिफरेंट थ्योरम्स है वगैरह वगैरह, बट इसमें ज्यादा सोचने वाला चैप्टर है। इसमें सोचना ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है। तो ये थिंकिंग वाला चैप्टर है। एंड जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, स्पेशली काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग पीएनसी क्या हुआ, काउंट ही करना है। तो काउंटिंग वाले प्रॉब्लम हॉट टॉपिक है, जेई एडवांस बहुत पूछ रहा है। एंड 2 साल की बात करें तो 9 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे, एक चैप्टर से 4 से भी ज्यादा क्वेश्चन एक पेपर में। तो अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स और प्रोबेबिलिटी वाला चीज हम लोग देखेंगे। 9 प्रॉब्लम्स है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी में आपका पीएनसी भी यूज हो सकता है, या इंडिपेंडेंट बेस थ्योरम रहता है, या फिर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट में पढ़ते हैं वो सब भी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग। तो ये प्योर पीएनसी का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स है, डिवाइडेड इनटू 3 टीम्स एक्स वाई जेड। तो ये कैसा सवाल है, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो छोटा सा हम लिख देते हैं। ग्रुपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डू यू नो? मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स है, उसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे, एक में 2 है, एक में 2, और एक में एक एलिमेंट है या एक लोग है। तो इसका नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से ये 5 को 2 2 1 का ग्रुप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 बार आएगा स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल, और ये जो रहता है उसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब ये आपको ये भी आना चाहिए कि डिवाइड क्यों करते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो आप देख लीजिए, डिवाइड क्यों कर लेते हैं। मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स है आपका, ए बी सी डी ई। तो एक तरीका क्या होगा, 2 2 1 का डिवीजन का। एक में हो गया ए बी, एक में हो गया सी डी, एक अकेला ई। ये ग्रुपिंग होगा। बट एक ऐसा ग्रुपिंग भी तो होगा जिसमें फर्स्ट ग्रुपिंग में सी डी आ गया, फिर ए बी आ गया, फिर बाद में ई आ गया। बट ये ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये दोनों सेम ग्रुप हुआ ना, या सेम डिवीजन हुआ। 3 ग्रुप बन रहा है जिसमें एक में ए बी है, एक में सी डी है, एक में ई है। इसमें भी एक में ए बी है, एक में सी डी है, एक में ई है। तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। फिर बाद में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी करना रहे, तो 3 अलग जगह में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना रहे तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें छोटा सा नोट और करना, अगर ग्रुप का नाम दे दिया तब डिवाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिए, ग्रुप का नाम दे दिया एक्स वाई एंड जेड। तो अगर ग्रुप का नाम दे दिया है एक्स वाई जेड, तब ये डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अब तो स्पेसिफाई कर दिया है ना। तब यहां पे ए बी और सी डी इन एक्स इज डिफरेंट। तो ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा खास बात है। तुरंत आप फॉर्मूला रट लेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए ये चैप्टर सोचने वाला है। डायरेक्ट ये नहीं है कि बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा दे। तो इसमें यही टाइप का फॉर्मूला लगेगा, बट ये 2 फैक्टोरियल से डिवीजन नहीं होगा। और वैसे तो ये तब होता है जब सेम हो। यहां पे ऐसे लग रहा है कि डिफरेंट है, 2 3 4, तो डिवीजन सर कहां ही होगा, बट पूरा क्वेश्चन पढ़िए। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ग्रुपिंग वाला। ठीक है, इसमें क्यू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करता है, इस केस में नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई जेड का नाम दे दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ 2 3 4 में डिवाइड करना, तो सिर्फ इतना रहता, सिर्फ इतना रहता तब तो आराम से कर देते। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो वो तो कोई भी कर लेगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, S1 को है टीम X में नहीं रखना है। S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन टीम X। ठीक है, और फिर S2 को दे दिया टीम Y में नहीं लेना, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स।
वो रखा होगा कि केएल राहुल को नहीं लेना है, तो वैसे ही कोई एक पीपल होगा उसको टीम एक्स में नहीं रखना है और S2 को अपना टीम वाई में नहीं रखना है, देन द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स। ठीक है, तो ठीक है, ये इसका दो मेथड हो सकता है। पहला नॉर्मली केसेस वाइज सोचेंगे, 9 लोग हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई जेड ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम जेड। तो क्या है, S1 इसमें नहीं आना चाहिए, S1 इसमें नहीं आना चाहिए, यहां पे क्रॉस का मतलब नहीं होना चाहिए। S2 इसमें नहीं आना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? S1 इसमें नहीं, S2 इसमें नहीं, और 2 3 4 का लोग होना चाहिए। तो S1 इसमें नहीं है तो S1 कहां जा सकता है, या तो यहां या तो यहां। S2 इसमें नहीं है तो कहां जा सकता है, या तो यहां या तो यहां। तो लग रहा है कितना केस बनेगा, S1 या तो यहां 2 केस, और S2 या तो यहां या तो यहां 4, 2 इंटू 2 4 केस बनेगा। तो वो चारों केस लिख लेते हैं, सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। यही 2 कंडीशन तो बस सेटिस्फाई करवाना। तो क्या क्या केस बन रहा है, S1 यहां नहीं आना चाहिए तो S1 यहां आ सकता है। अब S2 यहां पे केस 1 बना रहे, ठीक है, तो हाँ यहीं पे बनाते जा रहे, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं ताकि बाद में वो नंबरिंग में भी काम आए। तो ध्यान दीजिए, S1 X में नहीं जा सकता है तो S1 यहां आ गया, और S2 को मान लेते हैं यहां पे आ गया। ठीक है, S1 यहां चल गया और S2, ये एक केस हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट केस। अब इसको करने का कितना तरीका होगा, S2 यहां आ गया मतलब एक को यहां बैठा दिए, तो अब बस एक को और यहां पे रखना है। तो क्या हो गया, इसमें एक को बैठा दीजिए। एक्स टीम में अब एक ही लोग का जगह है ना, केएल राहुल आपका इसमें खेलता है पंजाब, तो पंजाब में तो आ गया ना, एक जन आ गया, बाकी 10 फिल करना, इसमें एक ही फिल करना। तो एक S2 इसमें आ गया, क्योंकि वाई वाला टीम नहीं लिया तो कोई और टीम में जाएगा ही ना, ऑब्वियसली उसको रहना ही है। अब इसमें 3 होना चाहिए, लेकिन S1 आ गया। ये केस कैसा है, S2 इन X, S1 इन Y, तो एक लोग आ गया, बचा 2। अब यहां पे कुछ है ही नहीं कंडीशन, तो 4 होना चाहिए, तो यहां पे 4 हो गया। तो इसका करने का कितना तरीका होगा, अच्छा यहां पे सिर्फ अब 7 हुआ ना, क्योंकि 2 लोग को ऑलरेडी बैठा दिए। S1 को बोले तुम चल जाओ टीम Y में, S2 को बोल दिया तुम टीम X में चल जाओ, एक तरीका से। तो इसका कितना हुआ, डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला होता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 7C1, फिर 6C2, फिर 4C4, वैसे भी करेंगे तो सेम फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया कि 7 में से 1 को लो, फिर 6 में से 2 को लो, फिर 4 में से 4 को ले लो। तो 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये पहला केस, ऐसे तो पता है 4 केस बनेगा। आप सोचिए, S1 को यहीं रखते हैं, S2 को नीचे लेते आते हैं, तो सेकेंड केस में S1 यहां, S2 नीचे। तो अब कितना कितना में होगा, यहाँ पे तो 2 लोग को जाना है, अब आप समझ गए होगे होपफुली, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे एक तो आ गया है तो 2 ही बचा, यहाँ पे सॉरी, हाँ S2 यहाँ पे, ठीक है, तो अब 3 ही लोग का जगह बचा। S2 तो टीम Z में आ गया है, तो 3 लोग का जगह बचा। तो सेकेंड केस बिकम्स 7 ही लोग होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करना है, बिकॉज टीम्स का नाम दे दिया है, वही मैं बताना चाहता था। अगर ग्रुपिंग में नाम नहीं दिया है तब डिवाइड करना है, अगर नाम दे दिया है तब डिवाइड मत करिएगा। तीसरा केस क्या होगा, S1 तो हो गया, अब S1 कहां जा सकता है, Z में, तो S1 को Z में भेज दिए। अब S2 को कहीं भी भेज दीजिए, मान लीजिए S2 को यहीं भेज दिए, ठीक है, ये और ये अलग है। अब तुरंत जल्दी कर रहे, ये तो 1 ही लोग हुआ, यहाँ पे 3 में से 3 कोई भी, यहाँ पे 3 में से 3 कोई भी, तो प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अगेन डिवीजन नहीं होगा क्योंकि नाम दे दिया। फोर्थ, S1 को इसमें भेज दिया, तो S1 को यहां भेज रहे हैं और S2 को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये करने का कितना तरीका हो, यहाँ पे 2 लोग को भेजना है,
यहाँ पे 3 लोग में 1 लोग तो भेज दिया तो 2 लोग बचा, यहाँ पे भी 1 को भेज दिया तो 3 लोग बचा। एज इजी एज दैट। तो केस बनाना बहुत कॉमन है पीएनसी में, तो केसेस बनाने का आप ध्यान रखिए। ये दोनों तो सेम आ जा रहा है। अच्छा यहाँ हाँ S2 S1 हो गया बस, ठीक है। और एक केस हो सकता है क्या, S1 S2 आपका इसी में आ जाए। एक और केस भी तो हो सकता है कि इसी में S1 S2 आ जाए, है कि नहीं। तो S2, अच्छा S2 इसमें नहीं होना चाहिए, लास्ट में हम सिली मिस्टेक किए। देखिए ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। S2 तो सर इसमें नहीं होना चाहिए ना, तो S2 को आप इसमें क्यों भेज रहे। तो यहां पे क्या हो गया, गड़बड़। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको, तो हमेशा अलर्ट रहिए आप, लाइक आई एम। तो S1 को यहां भेजे। अब सर S1 को तो आप भेज दिए, S2 को कहां भेज सकते, यहां भेजेंगे तो वापस से थर्ड केस हो गया। तो S2 को यहां भेजिए, ठीक है। तो यहां पे 2 लोग को भेज दिए, दोनों को टीम वाई में भेज दिया तो सिर्फ 2, और यहां पे कितना आया 2, और यहां पे 3 आ गया। तो यहां पे क्या गड़बड़ है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा। तो ये छोटा छोटा चीज का आपको ध्यान देना है। 2 3 2 होगा। अब बस आपको कैलकुलेट करना है। 2 3 2, 1 सेकेंड, हाँ यहां आ गया, ठीक है। तो 2 3 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। तो क्या सीखने मिला, ये केसेस बनाना इज वेरी कॉमन। कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बार क्या होगा, केसेस बनाना पड़ा। कितना केस बनेगा वो मैंने पीएनसी से सोचा, नहीं तो आप एक एक करके भी सोच सकते थे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा 2। तो यहां पे हो जा रहा है आपका 3, ठीक है। हाँ 21 इंटू 5, 21 इंटू 5, 105 हो गया। ये करते 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 2, ये 4 कट गया। इसको लिख दे 3 इंटू 2, तो 21 इंटू 10, 210 हो गया। यहां पे करे, ये ऑलरेडी नहीं कर की हुआ ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, ये कट गया। 20 इंटू 7 14, 140 हो गया। यहां पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 2, ये किए थे क्या, ये तो वही है, ये दोनों तो सेम है, तो ये क्यों कर रहे सर, 210 आएगा। तो कितना हो जा रहा है, ये देखिए आप 420, 420 ही नहीं करना है, अच्छे से मार्क्स लाना है। 5 4 2, तो कितना आ गया 665, अच्छा नंबर आ जा रहा है। तो ये नंबर लिखेंगे तब जाके आपका +4 मार्क्स इन जेईई एडवांस। तो ये एक तरीका हो गया, जो भी कंडीशन था केसेस बना के सिंप्लीफाई किए, तुरंत एक एक लाइन में कैलकुलेट हो गया। यहां पे करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 210 लिख के आ गया। अब इसका एक और मेथड है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड, मेथड 2 यहां पे हो जाएगा। मेथड 2 आई एम डूइंग हियर। मेथड 2 में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट, इसको थोड़ा सा सेट नोटेशन में लिखने का ट्राई करते। S1 जो है वो आपका टीम X में नहीं होना चाहिए। S1 डज नॉट बिलोंग टू X एंड S2 डज नॉट बिलोंग्स टू टीम Y। इसी का उल्टा सोचना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर मैं पूछूं, सेट्स का आपको बेसिक आना चाहिए, A इंटरसेक्शन B का उल्टा क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ये अंदर आ जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, ये दिमाग में रखना है। तो S1 इसका उल्टा क्या आएगा, ये चीज आएगा। तो S1 डज नॉट बिलोंग्स टू X का उल्टा क्या होगा कि S1 आपका टीम X में चल जाए, S1 बिलोंग्स टू टीम X एंड इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, और S2 बिलोंग्स टू टीम Y।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये होगा। तो टोटल में से ये घटाना है। बहुत बच्चे सोच सकते हैं कि इंटरसेक्शन घटाना, इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा। इसको आप एग्जाम्पल से भी सोच सकते हैं। आई होप दिस फॉर्मूला मेक सेंस। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं मेथड 2 में। तो मेथड 2 में क्या कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाएं, तो टोटल माइनस क्या घटाना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जब S1 आपका बिलोंग्स टू X हो, बिलोंग्स टू कर देते हैं, जब S1 आपका बिलोंग्स टू X हो या फिर S2 बिलोंग्स टू Y हो। अब इसका A यूनियन B का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो टोटल तो निकालना आसान है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं कि S1 बिलोंग्स टू X, इसका नंबर ऑफ चीज, प्लस क्या होता है सेट A प्लस सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं घटाना है, ये यूनियन वाला चीज घटाना है। तो अब हो जाएगा, अब टोटल निकालना है और ये एक एक करके निकालना है। तो लेट्स फाइंड एक एक करके। तो टोटल तो निकालना इजी है, याद करिए स्टार्टिंग में ही तो सोचे थे 9 को 2 3 4 में डिवाइड करना। तो टोटल में क्या है, 9 को 2 3 4 में डिवाइड करना है विथआउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसमें क्या करना है कि S1 जो है X में होना चाहिए, मतलब अब 8 ही लोग बचा है कि नहीं। S1 तो चला गया ना X में, तो बस 8 ही लोग बचा। तो यहाँ पे 1 को भेजना है, यहाँ पे 3 को भेजना है, यहाँ पे 4 को भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा, -8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया कि S2 Y में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जन आ गया, तो 8 ही लोग बचा, 9 से S2 जो है Y में चला गया। तो इसको बस अब 2 देना है और इसमें 2 बचा है, 2 तो डालना ही है ना। टीम X में 2 लोग होना चाहिए, तो अभी तो एक भी लोग आया नहीं ना। तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, हाँ 8 हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा कि S1 X में चल गया, तो अब बस एक के लिए जगह बचा। S2 भी Y में चल गया, तो एक के लिए जगह बचा, बाकी 4 लोग नहीं, यहाँ पे बाकी 2 लोग बचा ना। टोटल 3 था, टोटल 3 था, यहाँ पे टोटल 2 था, तो एक चल गया तो एक बचा। यहाँ पे टोटल 3 था, एक चल गया 2 बचा। यहाँ पे तो 4 को भेजना ही। अच्छा, अब 7 ही लोग बचा ना, ये क्या हो गया, हाँ 7 ही लोग बचा है, ठीक है, क्योंकि 2 लोग चल गया इस केस में। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना, 7 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसका सम ये आना चाहिए ऑब्वियसली। अब इसको कैलकुलेट करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए एंड कैलकुलेट करिए। यू विल फाइंड, ये डू इट योरसेल्फ अभी, क्योंकि ये कैलकुलेशन का आपको जरूरत पड़ेगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन का। ये देखिए मैंने कितना जल्दी कैलकुलेट कर दिया। क्या आया, 665। तो इसका भी क्या आएगा, 665। ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, सॉल्यूशन तो मैं लेते ही आया, फास्ट कैलकुलेट करके आ ही जाएगा विथआउट एनी एक्सप्लेनेशन। ये केस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको सीखना है, एग्जाम से पहले सीखना है। तो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, डिफरेंस भी बताया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। देन मैंने सॉल्व किया एक मेथड से, नॉर्मल मेथड, केसेस बना के विथआउट एनी कॉम्प्लीमेंट्री, जो दिया हुआ वैसे ही सोचे आ गया। बट कभी कभी ऐसा केस बना रहे जाओगे तो 100 केस बन जाएगा, तो 100 केस थोड़ी ना बना रहे जाएंगे, तब वी विल थिंक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी दिमाग से सोचे, दिमाग से कॉम्प्लीमेंट निकाले, ये आ गया। नहीं तो बहुत लोग ऐसे लिख देंगे तो आप लोग भी मान लेते ये क्यों आया, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। और फिर सॉल्व करके क्या आएगा, 665 विच इज आवर आंसर। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। और आई होप मेथड समझ में आया। आगे बढ़ते, तो यही एक पीएनसी का सवाल था, अब अपना प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसमें बेस थ्योरम का आपको बेसिक आना चाहिए। तो बेस थ्योरम जल्दी से मैं बता देता हूं, कुछ नहीं होता है। बेस थ्योरम में क्या सोचना है कि कोई एक इवेंट हो रहा है ई,
ठीक है, तो इसी का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। क्या पूछेगा? दे विल आस्क की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, कोई एक इवेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा सर? कोई एक इवेंट ई हो रहा होगा, उसी का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। अब उसका होने का बहुत सारा वे हो सकता है ए के थ्रू हो सकता है बी के थ्रू हो सकता है सी के थ्रू हो। ये ऐसे बना देते हैं, हो सकता है सी के थ्रू। ठीक है, जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और सब में डिफरेंट कलर्स के बॉल है, तो हो सकता है इवेंट पूछे कि ब्लू कलर का या रेड कलर का बॉल निकाल के दिखाओ, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो या तो बॉक्स 1 के थ्रू आ सकता है, बॉक्स 2 के थ्रू आ सकता है, बॉक्स 3 के थ्रू आ सकता है। अब बॉक्स 1 में कितना रेड बॉल है उस पर डिपेंड करेगा ना कि रेड बॉल का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ए आ चुका है, फिर ई आने का क्या चांस है। बी से कैसे हो सकता है? बी हो चुका है तब ई होने का क्या चांस है। सी से, सी हो चुका है तब इवेंट ई होने का क्या चांस है। अब बेस थ्योरम कोई एक केस पूछ लेगा कि बताओ ई हो गया है, वो बोलेगा कि रेड बॉल निकल गया है, बताओ बैक 1 से आने का क्या प्रोबेबिलिटी, बैक 2 से आने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ई हो चुका है, बताओ बी से बी के थ्रू आया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन ई होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। अब इसको तोड़ देते हैं, दिस इंटू दिस हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब होगा? जब पहले बी हो जाए, फिर गिवन की बी हो गया है, बताओ ई होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। और नीचे में क्या होगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाता है। तो यही मोटा मोटी बेस थ्योरम भी है, इसमें मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी भी बता दिया, और ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। तो बस कोई एक इवेंट ई हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट वे से, ऐसे आप अगर चार्ट बना लेंगे तो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज, ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। आंसर सॉल्व द क्वेश्चन, स्टूडेंट नोज द आंसर। हाँ, तो नोज द आंसर या गेस कर रहा है। ठीक है, तो यहां से दो रास्ता पता चल रहा है, कुछ फील हो रहा है, या तो स्टूडेंट को पता है आंसर या तो गेस कर रहा है, ये दो रास्ता बन रहा है। व्हेन द स्टूडेंट नोज द आंसर, हाँ तो नो करेगा तब तो आंसर दे ही देगा ना। अगर हमको आंसर पता है तो टिक कर ही देंगे ऑब्वियसली। assume that the probabilities of the student giving the correct answer of a question given, अब इसको मैथ्स में लिखते हैं, देखिए given that he has guessed is, probability इसमें given क्या है? प्रोबेबिलिटी की वो करेक्ट आंसर दे रहा है, उसको सी से डिनोट कर रहे हैं कि वो गेस किया है, ये चीज हाफ दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या फील आना चाहिए? बेस थ्योरम, ये जो गिवन है बेस थ्योरम वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट, गेस किया हुआ है, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। इसमें क्या दिया हुआ है कि उसका आंसर करेक्ट है बट वो गेस करके आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। अच्छा, ये तो हाफ लॉजिकल है, ये लॉजिकल, ये नहीं भी दिया हो रहता तो चलता, क्योंकि ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो गेस करके क्या 50-50, जेई में वैसा नहीं होता है, उसमें 1/4 हो जाएगा, गेस करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो गेस मत करिएगा, ठीक है। हाँ, 50-50 में कर पा रहे तब गेस करने से थोड़ा सा फायदा है। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ 50% चांसेस है। तो इसमें क्या अब फिर फाइनली क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। तो इसमें क्या स्टूडेंट है ना, आंसर कर रहा है, एक करेक्ट आंसर कर रहा है, वो इवेंट आप समझिए। अब वो कैसे हो सकता है, यहीं पे बन जाएगा, आप ध्यान से समझिए। इवेंट क्या, ऐसे हम दो ही चीज हो सकता है, या तो उसको आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग, या तो वो गेस कर रहा है। ठीक है, यही पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज का ही पूछा है कि क्या होगा, तो इसको एक्स मान लेते हैं।
अच्छा ये भी लॉजिक याद रख रहा है कि इधर वाले सबका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो या फिर लॉजिक से भी यही होना चाहिए, एग्जॉस्टिव सेट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, या तो नो कर रहा है या तो गेस कर रहा है, कोई और तो ऑप्शन है ही नहीं, तो जोड़ के 1 आना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी x है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, है कि नहीं। अब उसको करेक्ट आंसर दे रहा है, तो करेक्ट आंसर कैसे देगा, ठीक है, ये चार्ट बन गया। अब हम लोग को सोचना है, अगर नो है तब गिवन दैट कि वो उसको पता है, तो करेक्ट आंसर देने का क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट उसको आता है तो करेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यूज लॉजिक, या फिर यहां पे लिखा हुआ भी है ही गिव्स द करेक्ट, अगर नो कर रहा है तो करेक्ट आंसर देगा ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1, है कि नहीं। यहां पे अगर गेस कर रहा है, गिवन दैट कि वो गेस कर रहा है, तो करेक्ट आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हाफ, 50-50 चांस, 50-50 चांस। अब इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू बेस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, इसका क्या होता है, इसका अगर हम निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन सी क्या हो जाएगा, पहले कंडीशनल लगाइए, PC और P G एंड C, तो ये बेस थ्योरम हो गया। C में क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, टोटल प्रोबेबिलिटी यही होता है, दिस इंटू दिस, तो नीचे में लिख देते हैं करेक्ट, या तो नो करके करेक्ट देगा, देखिए बहुत लॉजिकल होता है बेस थ्योरम, आने का ये प्रोबेबिलिटी और गारंटी है आएगा तो सही देगा, गेस करने का ये प्रोबेबिलिटी हुआ और हाफ चांसेस हुआ, और यहां पे G एंड C मतलब ये उसका फॉर्मूला बताए कि G भी होना चाहिए एंड करेक्ट भी होना चाहिए, तो पहले तो गेस किया एंड हाफ चांस है कि करेक्ट हो जाए, तो 1 माइनस एक्स इंटू हाफ होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इतना छोटा, अगेन मैंने कहा था कैलकुलेशन नहीं है, सोचना ज्यादा, क्या ही कैलकुलेशन था। नेक्स्ट पेज में मैंने तो कॉन्सेप्ट लिखा है, तो बस ये लिखे और ये लिखे, अब बस सॉल्व करना है। तो अगर यहां पे सॉल्व करे तो ये 2 तो काट देते हैं, तो 1 माइनस एक्स आ रहा है, और यहाँ पे 2x एलसीएम लेने के बाद ये हो रहा है प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से x प्लस 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 6 माइनस 6x हो गया, यहां से कितना हो रहा है 7x, हाँ 7x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5/7 आ जा रहा है। हाँ तो अच्छा बच्चा है नहीं, 7 में से 5 उसको आता है, तो ये अच्छा बच्चा है। ऐसा आप जेईई एडवांस में कर देंगे तब तो बहुत भयानक रहेगा, आ जाएगा। तो 5/7 आ रहा है, ऐसा एक ऑप्शन है सी, 5/7 इज द आंसर। तो देखिए कितना कम लिखना पड़ा, और दिस इज इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जेईई एडवांस को ऐसा टफ नहीं समझना है, बेस थ्योरम करके जाइए, बहुत ही इजी टाइप होता है। यहां पे मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, ठीक है। ये आंसर आ गया एज इजी एज दैट। तो ये बेस थ्योरम का आपका 2024 में पिछले साल ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी कुछ कुछ बेस थ्योरम जैसा ही है, बैग एंड बॉल टाइप। तो एक ही बैग दिया हुआ इसमें, एन बॉल्स है, तो इसमें गिवन को लिख लेते हैं। 3 व्हाइट बॉल है, पढ़िए, 6 ग्रीन बॉल है, और रिमेनिंग टोटल n है, तो रिमेनिंग n-9 क्या हुआ, n-9 आपका ब्लू बॉल है। तो ये गिवन था, ठीक है, बस कलर डिफरेंट है, बाकी आइडेंटिकल है, शेप वो आइडेंटिकल होगा। 3 balls are drawn randomly one after another without repetition, ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखिएगा, विथ और विथआउट रिपीटिशन में डिफरेंसेस आ जाता है। फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 ये दिया हुआ इवेंट्स की, WI का मतलब व्हाइट बॉल निकालेगा, BI का मतलब GI का मतलब आपका ग्रीन बॉल निकालेगा, एंड BI का मतलब ब्लू बॉल निकालेगा। I डिपेंड ऑन द नंबर, फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट, W1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट व्हाइट बॉल, W2 का मतलब सेकेंड बार में व्हाइट बॉल निकाल रहा है, ऐसे ऐसे मतलब भी होगा। इफ द प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, तो इसका तो ये तो लॉजिक से निकल जाएगा, ये सोचिए इसका मतलब क्या है,
कि पहला व्हाइट बॉल आना चाहिए। 3 बॉल निकाल रहे, देखिए, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स, नहीं ये तो ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। क्या हम लोग इवेंट बना रहे हैं कि 3 बॉल निकाल रहे हैं एक बैग से जिसमें n बॉल से ऐसा ऐसा टाइप का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला बॉल व्हाइट होना चाहिए, तो पहला बॉल व्हाइट, 3 व्हाइट है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 फेवर में आ रहा है और टोटल n है, तो ये तो 10th क्लास वाला प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लग रहा है। यहां पे G2 का मतलब सेकेंड बार में ग्रीन आना चाहिए, तो सेकेंड में 6 फेवर कर रहा है, टोटल कितना हो गया, 1 बॉल घट गया, विथआउट रिप्लेसमेंट था। क्या था, विथआउट रिप्लेसमेंट, 1 बॉल घट गया। तीसरा बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लू आना चाहिए, तो फेवरेबल है n-9 और टोटल कितना हो गया बताइए, अभी भी रिप्लेस नहीं कर रहे तो 1 और बॉल घट गया। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2/5n, यहां से n कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे फील हो सकता है कि सर ये तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन, n में एक इक्वेशन आ गया तो n का तो वैल्यू आ गया, यहाँ पे n ही पूछा है, लेकिन यहां से n का वैल्यू नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करिए, एक क्वाड्रेटिक बनता है, इसको आप सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, लास्ट में स्प्लिटिंग द टर्म करने में भी हो सकता है दिक्कत आए, तो वो मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। n-11 आएगा और n-37 आता है, यहाँ पे शायद 2n माइनस आपका 74 आए, तो उससे भी n इज इक्वल टू आपका 37 ही आएगा। तो n का वैल्यू 11 आएगा और n का वैल्यू, अब ये 50-50 हो गया। इतना से क्या हो रहा है, 50-50, आंसर नहीं आ रहा है और ऑब्वियसली कैलकुलेटिव जाएगा, तो यहां से आप खुद काम करिएगा क्या आएगा, तो काम आंसर नहीं आया, यही दोनों में से कोई होगा, बट क्या होगा पता नहीं, चांस नहीं ले सकते एडवांस में, तो पूरा सॉल्व करते। अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नीचे वाला चीज बहुत आसान है, फॉर्मूला याद भी रखना, नीचे वाला चीज नीचे, अच्छा ये पहले इसको अलग अलग तोड़ा जाता, यहां पे देखेंगे ये अलग अलग हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाता है, तो ऊपर में कुछ आएगा नीचे में कुछ आएगा, तो ऊपर में होता है इसका इसका इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन W1 एंड G2, नीचे में क्या आ जाएगा, जो नीचे रहता है, नीचे में क्या है W1 G2, इसका वैल्यू 2/9 दिया हुआ। अब ध्यान से देखेंगे ये तो वही चीज है, B3 ये A इंटरसेक्शन B C लिखे या C इंटरसेक्शन B A लिखे बात बराबर, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे आप कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आता है, तो इसका और इसका मीनिंग सेम है, तो इसके जगह 2/5n लिख देते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसका क्या होगा, इसका मीनिंग समझिए, कुछ फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट बॉल जब ड्रॉ कर रहे हैं तो व्हाइट बॉल निकलना चाहिए, तो यही तो होगा 3/n, फर्स्ट बार में व्हाइट बॉल निकलना चाहिए, सेकेंड बार में ग्रीन बॉल निकलना चाहिए, ग्रीन का 6 है और 1 बॉल घट गया क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट है, बस खत्म, 2 ही इवेंट पूछा और तो करना ही नहीं है, 2/9 है, तो यहां से n आसानी से निकल जाएगा। लेट्स सॉल्व, ये n कट जा रहा है, ये 2 भी कट जा रहा है, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, n-1 ऊपर चल जाएगा, n-1 ऊपर चल गया, नीचे में 5 बचा है, 3 बचा है और 6 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है, 6 बचा है, यहाँ पे 9 बचा है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, है कि नहीं, तो n-1 5 इंटू 2 10 आ जा रहा है, n-1 5 इंटू 2 10 हो जा रहा है, यानी कि n का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 11। तो इसमें अगर ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, 11 पुट करेंगे तब जाके आपका कितना मार्क्स आएगा, +4। तो इसमें भी आगे देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लिखना कम है, इतने कम जगह में आ गया, सोचना ज्यादा पड़ा, तो अगेन ये सब टॉपिक्स में आपको सोचना ज्यादा है, लिखना कम है,
तो सोचना सीख गए तो फिर आपका आंसर फटाफट आ सकता है। तो सिली मिस्टेक मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई गेस 3-4 क्वेश्चन हो गया है। ये देखिए, यहां पे भी कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दिख सकता है। तो ये अच्छा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस पीएनसी का भी यूज होगा। तो x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। ठीक है, कुछ डिजिट नंबर, ये तो हम लोग पीएनसी में बहुत करते हैं, डिजिट्स वाला प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करते हैं, होपफुली आपने किया होगा। यूजिंग ये सारे नंबर्स 1 2 2 4 4 0। ओके, हाँ ठीक है। वाइल आर नॉट इन एक्स, 5 डिजिट नंबर लेना है ना। अच्छा, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 5 डिजिट नहीं रहा ना, आगे में 0 है तो 5 डिजिट नंबर नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये इसलिए नहीं क्योंकि 4 3 बार आ गया ना, 4 तो सिर्फ हमारे पास 2 बार है, तो ये नहीं होगा सेट एक्स में। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। ठीक है, ये सबका चूज करने का प्रोबेबिलिटी बराबर है, नॉर्मल चीज दिया हुआ है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। तो इसको मैथ्स में लिखने का ट्राई करते हैं। एक चीज जो मैं बोलता हूं, इंग्लिश को मैथ में लिखिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग को पता है स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट 5 का मल्टीपल है 20 का मल्टीपल है कि नहीं, ये बताइए। तो हम क्या लिख दिए, 20/5। 5 का मतलब क्या है कि 5 का मल्टीपल, 20 का मतलब क्या है 20 का मल्टीपल। नाउ सर अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो नीचे वाला चीज नीचे रहता है और ऊपर में क्या आ जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ यूज लॉजिक, 20 का मल्टीपल इंटरसेक्शन, 20 का मल्टीपल एंड 5 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 20 का ही मल्टीपल, क्योंकि 20 का मल्टीपल अगर कोई नंबर है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो दिस इज सेम एज कि सर 20 का मल्टीपल खोज लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग को क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ 20 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आ गया पीएनसी का क्वेश्चन। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो प्रोबेबिलिटी का काम खत्म। अब हम लोग को निकालना है कितने नंबर है जो कि 20 के मल्टीपल है, कितने नंबर है जो कि 5 के मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 5 नंबर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ये तो बचपन में पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 लगाइए। 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो क्या रूल होता है कि लास्ट में सर 5 या 0 का तुरंत थॉट्स आ रहा है, तो 1 2 मतलब 5 जगह बना लेते हैं, 3 4, यहां पे तो 5 या 0 होना चाहिए, यही सर रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। सर सिर्फ 0 अवेलेबल है, 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 फिक्स हो गया, काम आसान हो गया, एक तरीका से 0 फिक्स हो गया। अब बाकी यहाँ पे बचा, अब यहाँ पे ये चारों नहीं, कितना 3 3 6 नंबर में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोचेंगे तो केसेस का फील आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद केसेस बनाना पड़ेगा, तो केसेस बना रहे हैं। तो ये तो सबसे पहला हो गया। केसेस क्या होगा कि तीनों बाय 2 ले रहे हैं। एक केस आएगा कि 2 2 2 रहे और एक कोई और नंबर रहे, तो या तो 4 हो सकता है या तो 1। तो इसका सोच लेंगे। एक बार क्या होगा 2 2 2, यहाँ पे क्या रहे 1 रहे, ठीक है। ये दोनों को आप एक ही में भी मर्ज कर सकते हैं कि 3/2 आया, तो 3/2 के बाद 4 या 1 आएगा। फिर क्या केस हो सकता है, सोचिए, खुद से सोचिए। 3/2 का कहानी खत्म, तो अब 2/2 आए, ठीक है। अब या तो 2 बार 4 आ जाए, क्योंकि 2 बार 4 अवेलेबल है। अब 2 बार 1 नहीं होगा, तो क्या बचा 2/2, 1 बार 1 1 बार 4, ये केस हो सकता है। और क्या केस हो सकता है सर, 2/2 का तो कहानी खत्म है, और नहीं हो सकता। इसको अरेंज भी करेंगे, अब बस केस का हेडिंग दे रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, केस का हेडिंग दे रहे हैं। तो ठीक है। अब 1/2 आया, तो 1/2 आया, तो बाकी क्या आना पड़ेगा, 4 को 2 बार आना पड़ेगा और 1 को 1 बार आना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 तो एक ही बार आया। बस
अपॉर्चुनिटी 4 और 1 को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही केस बनेगा, और केस नहीं बन रहा है सर। तो अब इसको चार लोग चार जगह में अरेंज करने का कितना तरीका, बट यहाँ पे सर तीन चीज सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4। ठीक है, बस यही वेरिएबल है, डायरेक्ट आप 4 भी सोच सकते थे। यहां पे क्या होगा, सेम ही तो है, दिस इज सेम एज दिस, तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। यहां पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल, बट अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टाइप है ना, तो ये तो अलाइक हो गया, ये भी अलाइक हो गया, तो जो भी सेम होता है डिवाइड करते हैं। तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 हो जा रहा है। यहां पे क्या होगा, इसी का डबल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए तो 12 आएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो नहीं आएगा, तो इसी का डबल आएगा 12। यहां पे क्या आएगा, यहां पे भी 4 फैक्ट, ये और ये सेम है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, 2 अलाइक है, 2 अलाइक है, तो यहां भी क्या आएगा 12। जोड़िए इसको, 10 24, 10 और 24 कितना होता है 34, 34 और 4 38 आ गया, काम हो गया सर। मल्टीपल ऑफ 5, ये बेस आ गया 38, और हम खुश हो गए, हम तो बहुत खुश हो गए सर, यहां भी 38 है, जानबूझ के दिया है ताकि इंटीजर टाइप में हो, वैसे न्यूमेरिकल टाइप रहता है, फिर भी खुश हो गए कि अच्छा नंबर आ गया। अब क्या कर रहे हैं सर, दूसरा मल्टीपल ऑफ 20 भी तो निकालना है, तो इसमें सोचने का ट्राई करते हैं, और इसमें नंबर्स 5 डिजिट नंबर्स, जिसमें यही नंबर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 20 होना चाहिए अब, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 20, तो 20 का मल्टीपल मतलब, तो ये जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसका मल्टीपल या डिविजिबिलिटी रूल सोचने के लिए आप ये सोचिए कि ये किससे किससे बना है, तो 20 किससे बना है, 5 से बना है एंड 4 से, मतलब 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड 4 का भी। तो 5 का मतलब लास्ट में तो सर लास्ट में तो 0 होगा, क्योंकि 5 का होना चाहिए, एंड 4 का होने के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो ये आप सोच सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट कब होगा, जब 2 हो या 4 हो, 1 नहीं होना चाहिए, ये आप सोच पाएंगे कि ये सेकेंड लास्ट प्लेस में 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 हो गया तब 4 का मल्टीपल नहीं होगा, फिर 20 का भी नहीं होगा, 20 होगा तो चलेगा, 40 होगा तो चलेगा, तो 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 नहीं के लिए यहाँ पे 4 2 पुट करेंगे तो बहुत सारा केसेस बन जाएगा। यू कैन अवॉइड मेकिंग केसेस बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। जब भी कोई चीज नहीं हो तो टोटल माइनस वो हो जाए, इसको निकालने का कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ये दिमाग में लेके जाइएगा, गारंटी है एक बार यूज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड बहुत अच्छा चांस है कि एग्जाम में आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो। जब भी कोई चीज नहीं करना है तो टोटल माइनस वो चीज हो जाए, वो चीज हो जाए मतलब 1 3 4 1 यहां पे आ जाए। क्या फील आ रहा है, टोटल में से जो 20 का मल्टीपल नहीं है घटा देंगे तो 20 का मल्टीपल ही तो आएगा, टोटल में से जो 20 का मल्टीपल नहीं है तो वही आएगा। जैसे 1 से लेके 100, 50 नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है एंड 50 नंबर नहीं, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा। ऐसा आप कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं। तो सर टोटल निकालना है और ये निकालना है, तो इसमें टोटल निकालना है, ठीक है। 0 लास्ट में है, तो 0 लास्ट में है तो टोटल तो निकाल चुके हैं। ये टोटल का मतलब यहां पर हुआ कि लास्ट में 0, इधर कुछ भी, ये वर्क बच गया हमारा, ये वर्क कर चुके हैं, ये यही होगा 38। टोटल नंबर एंडिंग विथ 0 इज सेम एज 38, टोटल नंबर एंडिंग विथ 1 एंड 0, तो यहां पे फिर से क्या बनाना पड़ेगा, केसेस। तो इसके लिए वी हैव टू मेक केसेस, ठीक है। तो ये केसेस वाला भी बहुत कॉमन है, केस करना भी आपका गारंटी जेईई एडवांस में बनाना पड़ जाएगा, तो अच्छे से केस बनाइएगा। कोई भी चीज डबल काउंट नहीं होना चाहिए, कोई भी केस छूटना नहीं चाहिए। तो अब बस 3 चीज बचा, तो या तो तीनों 2 हो जाए
इसको करने का एक ही तरीका, 2 2 2 आ जाए, ये मल्टीपल ऑफ 20 नहीं होगा, या तो ए 2 2 हो जाए, एक यहाँ पे 1 तो खत्म, 1 खत्म तो 4 ही के लिए जगह बचा, 4 आ सकता है। इसको करने का 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 आ गया। तीसरा केस 1 2 2 4, तो इसका भी तो 3 हो जाएगा, सेम ही तो है, 3 ऑब्जेक्ट्स 2 अलाइक, तो 3 होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3। और कोई केस होगा? नहीं, सारा केस एग्जॉस्ट हो गया। 3 4 तो है ही नहीं अवेलेबल, तो तीनों 4 तो रख नहीं सकते हैं, और 1 ऑलरेडी ऑक्युपाई हो चुका। तो कितना हुआ? 3 3 6 1 7, तो कितना आया बाबू? 38 माइनस 7, यानी कि 31 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 38, यहाँ पे 31, यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें एनी मिस्टेक? 38p टोटल में से जो भी आपका 20 का मल्टीपल नहीं है उसको घटा दिया, तो 38 माइनस 7, तो p का वैल्यू कितना आ गया? बस आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 टोटल 38, 38 माइनस 7 आपका 31 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इसका। अच्छा, एक किसमें मिस्टेक है, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो नंबर निकाले ना, ये तो हम लोग क्या किए? नंबर्स निकाले ना, हम लोग को प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 20 38, नहीं 20 का ये था ना, 20 का ये था 31, 31 अपॉन टोटल 5 डिजिट नंबर कितना बन सकता है? ठीक है, इसमें दिया प्रोबेबिलिटी की 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो टोटल 5 डिजिट नंबर कितना बन सकता है वो भी तो देखना है। तो टोटल 5 डिजिट नंबर तो देखे ही नहीं है, लेकिन वो तो कैंसल हो जाएगा ना। अच्छा, दिस इज सेम एज नंबर ऑफ, दिस इज सेम एज, वो तो कैंसल ही हो जाएगा, जो भी ये रहेगा, और 38 अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसल ही हो जाएगा। तो या फिर ये बराबर होता है, या फिर ये जो है ये चीज बराबर होता है नंबर ऑफ 20, ठीक है, नंबर ऑफ 5। यहाँ पे आप पढ़ेंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय n ऑफ b, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के भी बराबर होता है। तो ये कट गया, तो बेसिकली नीचे में जो होगा वो निकालने का जरूरत नहीं है, नंबर्स आर इनफ। तो हमारा क्या आ जा रहा है? 31 अपॉन 38, तो 38 p पूछा है, तो 38 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर 31 आ गया। तो 31 लिखेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे करके केसेस बनाए। ये देखिए 1 नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, इसको दिमाग में रखिएगा। एंड हमारा 38 देख के खुश भी हो गए, एंड आंसर आ जा रहा है हमारा 31। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़िए। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है। इसमें उतना मेरे हिसाब से पीएनसी नहीं लगेगा, एक बार पढ़िए। तो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कॉइन को रिपीटेडली टॉस कर रहा है, जब तक कि 2 कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम नहीं हो रहा, मतलब लास्ट का 2 टॉस जब तक सेम नहीं है तब तक उछाले जा रहे हैं। हेड टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, तो ऐसे करके चलते जाएंगे जब तक लास्ट 2 टॉस सेम नहीं आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिया हुआ है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपका 1 3 दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा? तो 22 कॉइन, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, ठीक है, अलग से प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दिया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विथ हेड, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्सपेरिमेंट हेड में खत्म होगा। तो सोचना स्टार्ट करते हैं, हेड में खत्म कैसे होगा? हेड में खत्म कैसे होगा? जब ये हेड है तो इससे पहले भी हेड आना चाहिए। तो एक तो केस ये हो गया कि हेड आया, उछाले हेड आया, फिर हेड आया, खत्म, एक्सपेरिमेंट खत्म। या केस क्या हो सकता है? तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे केस में एंड किस में हो रहा है एक्सपेरिमेंट? हेड में, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। या तो हेड में खत्म हो रहा है, उससे पहले टेल आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। ये भी एक वैलिड
केस है जिसका एंड किस में हो रहा है, हेड में, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अब नाउ यू गॉट द पैटर्न, या तो हेड टेल हेड हेड आ जाए, बस यही सोच रहा था। इसके बाद पैर ऑटो, अच्छा बच्चा का पैर ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। एक दो और लिख देते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ऐसे करके सो ऑन चलते जाएगा। अब बस इसका वैल्यूज लिखना है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर से हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 आपका 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा क्वेश्चन जो है ये इसके बराबर आ जा रहा है। ऐसा ऐसा डिफरेंट केसेस बन रहा है, उसको ऐड करना है। इसका आया 1/3 इंटू 1/3, यहाँ पे टेल है तो टेल आने का चांसेस है 2/3, और फिर 2 बार हेड आने का सेम एज 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे हेड 3 बार है, पी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल एक बार आ रहा है 2/3, और हेड 3 बार आ रहा है 1/3 का क्यूब हो जाएगा। टेल 2 बार आ रहा है 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का क्यूब हो जाएगा। टेल 2 बार आ रहा है 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। हेड यहाँ पे 4 बार आ रहा है 1/3 का पावर 4 हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही पैटर्न में कुछ चलेगा। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न। जनरली क्या होता है, ये जीपी में आता है, ये जीपी में आ रहा है, बट पूरा टर्म जीपी में नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, इसको देखिए, 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कैन यू नोटिस, 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/3 का पावर बढ़ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एक तरीका आप ये सोचिए, दिस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2/3 इंटू 1/3 हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये सोचेंगे अगेन क्या हो रहा है, 2/3 इंटू 1/3, तो ये एक जीपी हो गया। ठीक है, अब ये वाला टर्म्स को पकड़िए और ये टर्म्स को देखिए, तो ये इसमें कैसे बनेगा, हाँ, जब अगेन इसमें 2/3 मल्टीप्लाई हो और 1/3 का भी एक पावर बढ़ गया, तो इसके बाद ये भी क्या होगा, जीपी में। तो ये जो हो रहा है इसमें 2 जीपी हो जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन जो नोट्स में कराते हैं उसमें 1 जीपी जनरली होता है, तो बस यही छोटा सा एडवांस क्वेश्चन बन गया, इसमें 1 जीपी के बजाय 2 जीपी आ गया। ऐसा तो आपका एनसीईआरटी में भी होता है, तो एनसीईआरटी लेवल का ये बस 1 जीपी के बजाय 2 जीपी आ गया, और ये केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बस अब तो बच्चा वाला खेल है, अब तो सर बच्चा वाला खेल है। जीपी का फॉर्मूला सबको आता है कि नहीं, a/1 - r, a इनफिनाइट जीपी है, तो a/1 - r का वैल्यू ये है 2/9, r दोनों में 2/9 है, प्लस इसका फर्स्ट टर्म 2/3, 1/3 का स्क्वायर, 1 - 2/9, तो एलसीएम तो सेम आ गया 7/9। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 1/9 प्लस 2/27, 9 इंटू 3 27, 7/9। हाँ, 7 देख के भी है ना, नहीं ठीक है, इसमें तो ऑप्शन है इंटीजर टाइप नहीं। एलसीएम ले लेते हैं 27, तो 3 + 2, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2, 5 हो गया, 7/9, ये कट के 3 हो गया, 3 इंटू 7 21। लिखना कम है, सोचना ज्यादा है, खत्म। इतना कम में इतना ही आपको लिखना, और क्या लिखेंगे। ये सब चैप्टर्स में लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। ये तो स्टैंडर्ड टाइप है, एनसीईआरटी में भी ऐसा टाइप का सवाल रहता है। आ गया हमारा 5/21, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सवाल हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी टाइप। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री में प्रोबेबिलिटी यूज कर दिया। इसको देख के आपको कोनिक सेक्शन वाला फील आ रहा होगा, तो इस टाइप का भी आता है। तो ये दिया हुआ है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट चूज कर रहे हैं। अच्छा, एक्स वाई ये तो इंटीजर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई का जितना भी कोऑर्डिनेट्स होगा, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, उसको लिख लेंगे, या जितना भी होगा काउंट कर लेंगे पीएनसी का मदद से।
देन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल जिसका एरिया पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, 3-4 इंफॉर्मेशन है, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है, इलिप्स का अंदर वाला रीजन, ये भी पैराबोला का अंदर वाला रीजन है, एक्स एक्सिस वाला रीजन है, क्योंकि एक्स के तरफ मुड़ा हुआ, या फिर आप मतलब 1,0 पुट करेंगे एक्स एक्सिस वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 पुट करिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पैराबोला है जिसका ये 2√2 है और ये 2√2 है, और ये कितना है √20। ओके, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये पैराबोला है और ये है, तो क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो दूसरा पेज में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा पेज में जाते हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले रहे हैं, तो वाई स्क्वायर के जगह 5x रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8, वाई स्क्वायर के जगह 5x, 20 इज इक्वल टू 1, ये 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, -8 आ जाएगा, यही आएगा, देख लीजिए, ये फैक्टर हो जाएगा आपका x +4 और -2 है, तो x इज इक्वल टू -4 आ रहा है और x इज इक्वल टू 2। ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ इधर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 आ जा रहा है। ठीक है, 2 पे y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू, वाई स्क्वायर इज 10, तो वाई स्क्वायर √10 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2, √10। ठीक है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, हाँ समझ गए। तो एक इलिप्स है, ध्यान से अब देखिए, एक्स एक्सिस बनाइए, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इलिप्स है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2√2 यानी कि 2√2 यानी कि कितना हुआ, 2.8 तक जा रहा है, और ऊपर में कुछ कहाँ तक जा रहा था, √20 तक। ठीक है, जो भी है इलिप्स है, बस और बड़ा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो लेट मी जस्ट यूज इरेजर, थोड़ा सा एक्यूरेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे √20 है ना, √20 मतलब 4 से बड़ा, तो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो और मतलब ऐसा वर्टिकल इलिप्स है ना, हाँ वाई वाला ज्यादा है तो वर्टिकल इलिप्स टाइप है। हाँ, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी से बनाने के लिए, सेकंड, हाँ लेट मी यूज डिफरेंट, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, सॉरी हाँ 1 2, ये 3 है, तो ऐसा, हाँ तो ये 2.8 से पास करेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, रफ सा बन गया, सही लग रहा है। अब क्या है, पैराबोला बनाना है, तो पैराबोला बना देते हैं, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्या आया, 2, √10, तो ये हो जाएगा -2, √10, तो अंदर वाला रीजन है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब <1 मतलब अंदर, इलिप्स के अंदर, और पैराबोला का भी ये वाला रीजन। तो इसमें क्या क्या इंटीजर पॉइंट है, लेट्स ट्राई टू प्लॉट। तो ये तो आपका 1,0 है, ठीक है, इसको बिटा ही देते क्योंकि फिर पॉइंट लिखने में दिक्कत होगा, तो इसको छोटा में लिख रहे हैं हम 1। ठीक है, दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2,2 तक जा रहा है ना, तो एक तो ये पॉइंट आएगा, एक तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, और एक ये 3.3 है ना, मतलब 3 पॉइंट कुछ 4 से छोटा है, तो 1 2 3 तक गया। ठीक है, तो यहां तक जा रहा है, 3 पॉइंट आया ऊपर, 3 पॉइंट आएगा नीचे, फिर यहां पे एक है, फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, अब देख लीजिए इसके आगे तो ऊपर निकल जाएगा, यही सारा, यहां से कितना पॉइंट आया, यहां पे आप देखेंगे तो 3,
पीछे एक साथ 7 पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ पे कितना पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स, तो टोटल 12 इंटीजर पॉइंट्स आ रहा है, 12 इंटीजर पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? तो ये पहला स्टेप था हम लोग का, x निकल गया, एक्स वाई में कितना आ रहा है 12 इंटीजर पॉइंट्स आ रहा है, इसमें से 3 पॉइंट चूज कर रहा है, तो नीचे तो निकल गया, ये प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल बाय टोटल निकाल रहा है, तो टोटल तो आ जा रहा है, देयरफॉर 3 पॉइंट चूज करना है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 12C3, तो 3 पॉइंट्स आर चोजन। अब इसमें से कितना ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, इसमें से कितना ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो यहां पे यही इतना ही पॉइंट अवेलेबल है, एक यहां से लेना पड़ेगा, 2 यहां से, या एक यहां से 2 यहां से, तभी ट्रायंगल बनेगा। इज दिस क्लियर? एक यहां से 2 यहां से, या 2 यहां से 1 यहां से, तभी ट्रायंगल बनेगा। तो हाइट तो फिक्स है, हाइट तो 1 ही हो रहा है, तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी हाइट इज इक्वल टू 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस बाय 2 होना चाहिए। तो अगर ये इंटीजर होना चाहिए, दिस इंप्लाइज बी इवन होना चाहिए। तो क्या लॉजिकली डिड्यूस किए कि जो बेस होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स को दो दो का, मतलब ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, पॉइंट को चालाकी से अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या निकाल रहे हैं, टोटल तो हमारा 12C3 आ गया, तो अब निकाल रहे हैं ये वाला, निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटीजर होना चाहिए, यानी कि बेस इवन होना चाहिए। तो केस 1 क्या हो गया कि बेस का वैल्यू या तो 2 हो जाए, तो इतने केसेस है जिसमें बेस का वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको आप मान लीजिए A, इसको B मान लीजिए, तो क्या हो सकता है, ट्रायंगल बनाना ना, तो A से एक पॉइंट एंड B से 2 पॉइंट, या तो A से एक पॉइंट एंड B से, सॉरी A से 2 पॉइंट एंड B से एक पॉइंट, ऐसे ही ना ट्रायंगल बनेगा। इज दिस क्लियर? तो A से एक पॉइंट लेना है, कोई सा भी ले लेते हैं, तो 5 है हमारे पास, 5C1 या फिर 5 आ गया, एक पॉइंट लेने का कितना तरीका हो गया 5। अब यहां से 2 पॉइंट लेना है, लेकिन बेस का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, तभी जाके आपका इंटीजर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इवन होने के लिए सोचिए थोड़ा सा, ये और ये लेना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए, ये लेना पड़ेगा दिस एंड दिस पॉइंट, फिर या तो ये ले सकते हैं 2 3 4 5 ही हो रहा है बस, ये 2 ले ही नहीं पाएगा, ये 2 पॉइंट नहीं आ पाएगा, 2 पॉइंट छूट जाएगा। लास्ट केस क्या हो रहा है, यही ये लेंगे तभी ना आपका क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तभी ना ये लेंथ कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिए, बस 5 तरीके से 2 पॉइंट ले सकते हैं ताकि बेस का लेंथ 2 आए, ठीक है। एक हो गया ये एंड ये, इसके साथ नहीं आ रहा, नीचे कुछ नहीं आ रहा, ऊपर तो आ ही रहा। 2 पॉइंट यहां से, अच्छा B से एक पॉइंट लेने का 7 है हमारे पास, तो ये तो 7 हो गया। अब यहां पे 2 पॉइंट डायरेक्टली 3 कर दीजिए, नीचे वाला 2 कभी नहीं आएगा, नहीं तो एक एक करके सोचिए 1 2 3, बस ये और नीचे जाएंगे तो 2 कभी आएगा ही नहीं, नीचे वाला तो है भी नहीं, और तो बस कितना आया 3। देखिए यहां से 2 घट गया और यहां से भी 2 घट गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 25 + 21, तो 6 46, 25 + 21 इज 46, तो ये हो गया। और क्या केस हो सकता है, जब बेस का वैल्यू क्या हो जाए 4, तब भी चलेगा। अगेन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट लेने का अभी भी कितना तरीका होगा 5C1 लिखिए या 5 लिखिए, ठीक है, इसको हम C1 लिख देते हैं, 5 में से 1। ये 5 कैसे आया, उसमें भी हो सकता है कुछ महान बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो वो बच्चे ऐसे आया 5C1, 5 में से 1 पॉइंट ले लो, एज इजी एज दैट। अब यहां से ऐसा लेना है कि 4 लेंथ है, तो ध्यान से देखिए, ये लेना 4 लेंथ मतलब पॉइंट के बीच में 3 पॉइंट बीच में आना चाहिए,
तो एक ये हो गया, 1 2 3 4, हाँ 3 पॉइंट बीच में आ रहा है, 1 2 केस हो गया, तीसरा केस हो गया बस, और नीचे जाएंगे तब खत्म। तो 3 केस हो रहा है, चौथा केस लेंगे तो पॉइंट ही नहीं, तो बस यहां तक हो रहा है, 1 2 3 4, हाँ तो बस 3 केस हो रहा है। आप खुद से भी ट्राई करिए, कितना आ रहा है 3। अब यहां से 4 हो रहा है, हाँ बीच में 3 पॉइंट आ जा रहा है। अगर एक ही केस ले रहे हैं, ये और ये लेंगे तभी जाके पूरा क्या होगा, बेस का वैल्यू 4 होगा। इसको आप अच्छे से बनाइए, दिख जाएगा। तो एक पॉइंट यहां से लेना है, अगेन 7C1, ठीक है, ये और ये सेम है, और यहां पे एक ही केस हो रहा था। तो टोटल कितना हो गया, 15 + 7, 15 + 7 आपका 22 होता है ना, 15 + 7, हाँ 22। अब 6 हो सकता है क्या, हाँ 6 भी हो सकता है। 6 देखिए कब होगा, यहां तो होने से रहा, यहां बेस लेंगे पॉइंट लेंगे तो 6 तो नहीं बनेगा। यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स लीजिए, ये और ये लेंगे तो ये पूरा इज इक्वल टू 6 है, नहीं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, हाँ तो एक तरीका है। और इधर से 5C1 एक कोई पॉइंट ले लीजिए तो 5 आ जा रहा है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इवन होने के लिए अगेन क्या किए, केस बनाए, पॉइंट्स को गिने अच्छे से, और कितना आ गया 46 + 22 + 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 68, 68 + 5 आपका 73 होता। तो 73 टोटल आ गया फेवरेबल 12C3। इसको कैलकुलेट करेंगे 220 आएगा। सारा ऑप्शन में नीचे में यही है, कैलकुलेट भी करिए तो यही आ जाएगा। तो 73/220, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत अच्छा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता था अगर आप ध्यान से देखें, इसमें है ना कोई भी 3 पॉइंट बोला रैंडमली चूज करने। अगर वो ये बोलता कि ये जो 2 केस है ना, इससे अगर हम पूछे कि 3 पॉइंट से कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकता है, यहां पे बस रैंडमली चोजन सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल रह जाता, तब क्या करते, तब इसमें बताया गया है। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देते, ट्रायंगल कैसे बन सकता है विदाउट एनी कंडीशन की, इंटीजर वगैरह नहीं, बस ट्रायंगल बनाना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, टोटल 12 पॉइंट्स है, तो 12C3 लिख दोगे। बट ये तभी वैलिड होता है जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहे। यहाँ पे तो कोलिनियर है, 7 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 7 से जितना ट्रायंगल बनेगा घटा दीजिए। 5 पॉइंट्स भी कोलिनियर है, 5 पॉइंट से जितना ट्रायंगल बनेगा उसको भी घटा दीजिए, तो ये वैल्यू भी आ सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिए, या फिर एक और चीज क्या सीखे, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने तरीके से हो सकता है अगर पॉइंट्स कुछ कुछ कोलिनियर हो। तो ये भी हो गया ज्योमेट्री वाला, और 2 क्वेश्चन बचा, 3 क्वेश्चन बचा हुआ आई गेस। ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, देख लीजिए। ये xi और pi का टेबल बनाते हैं, ठीक है। xi और pi का टेबल बनाइएगा। xi मतलब कुछ कुछ आपका वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, रैंडम वैल्यूज बोलते हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर 2 चीज होता है, मीन होता है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है, ठीक है। तो इसका होता है आपका सिग्मा pi xi, ठीक है, समेशन ऑफ pi xi होता है। ये एक चीज हो गया मीन, और दूसरा होता है वेरिएंस, उसको वेरिएंस ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, ये होता है सिग्मा pi xi का स्क्वायर माइनस ये मीन जो आया pi xi का होल स्क्वायर। जो स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं वैसे ही कुछ है, बस pi आ जाता है। ये 2 चीज है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, नोट, कि ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है इसका समेशन करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। सिग्मा ऑफ pi क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यही आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आप टेबल बना दीजिएगा, ये 2 फॉर्मूला याद है, ये छोटा सा चीज याद है तो हो जाएगा। तो उसका भी एक क्वेश्चन आपका पूछ दिया है, तो करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, रैंडम वैल्यू दे दिया है, तो x है और ये px इज इक्वल टू x, इसको हम pi बोल रहे हैं, ठीक है। तो xi, pi है,
xi का वैल्यू 0 1 2 3 हो रहा है, और ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं इन एक्स वाई प्लेन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। y जो हो रहा है पी आई को सेटिस्फाई करेगा, x की जगह एक्स आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है। फिर दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दिस पॉइंट। मतलब समझिए, अगर हम ग्राफ बनाए, यहां पे देखिए, तो 0 1 2 3 4, इस पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, इस पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, इस पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, इस पे कुछ होगा, इस पे कुछ होगा। इसको छोड़ के बाकी सब 0 है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? 0 है। इसको छोड़ के बाकी सब 0 है। एम आई क्लियर? बाकी सब पॉइंट्स क्या है? कोई स्ट्रेट लाइन में होगा। बाकी सब पॉइंट्स क्या है? कोई स्ट्रेट लाइन में होगा। एक्स आई कॉमा पी आई, ये पी आई के लिए है प्रोबेबिलिटी, ये रैंडम वैल्यू का, रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज डिनोट कर रहा है। तो बाकी सबका सिग्मा पी आई करेंगे तब तो 0 होगा। एम आई क्लियर? क्योंकि बाकी सबका पी आई 0 है, तो बाकी सब पॉइंट्स के लिए निकालना ही नहीं है। बाकी सब पॉइंट्स के लिए सिग्मा पी आई एक्स आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस आपको 0 1 2 3 4 के लिए निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। तो क्या कर रहे हैं? टेबल बना रहे एक्स आई का और पी आई का, और हम लोग को क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, मतलब वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। मीन आपका दिया ही हुआ है। तो एक्स आई का वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकता है। पी आई इज इक्वल टू, ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पी आई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स आई प्लस सी, है कि नहीं? क्योंकि पी आई का वैल्यूज नहीं दिया, देखिए खाली बोल रहा है ये जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन को लाई कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे लिख दिए, y के जगह पी आई, एक्स के जगह एक्स आई। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? c, है कि नहीं? 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? m प्लस सी। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2m प्लस सी। यू गॉट द पैटर्न। 3m प्लस सी, 4m प्लस सी। इसके बाद एक बार xi का स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो xi का स्क्वायर कितना हो रहा है? 0 1 4 9 16। तो ऐसे ही करके बस टेबल बनाना पड़ता है। अब आप पी आई एक्स आई भी निकालिए। अब क्या कर रहे हैं? पी आई एक्स आई निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पी आई एक्स आई के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए आई गेस। 2 वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, एम और सी। एम और सी का जब तक वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक वेरिएंस भी नहीं निकलेगा। तो एम और सी का कैसे निकल सकता है? पी आई एक्स आई निकालिए। दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस m प्लस सी, 4m प्लस 2c, 9m प्लस 3c एंड 16m प्लस 4c। तो इसका एडिशन ही तो मीन के बराबर होता है। व्हाट इज मीन? सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई। तो इसका एडिशन करिए तो 20 30 हो जा रहा है, 30m आ रहा है। आप चाहे तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, उससे भी यही आएगा। फिर यहाँ पे 1 2 4 3 7 2 9 1 10 10c आ रहा है। तो दिस शुड बी इक्वल टू 5/2। ये एक इक्वेशन आ गया। यहां से एक और इक्वेशन आ जाएगा। सिग्मा ऑफ पी आई मैंने क्या बताया? सिग्मा ऑफ पी आई 1 होना चाहिए, मतलब ये पूरा 1 होना चाहिए। तो ये तो अभी किए 10 4 3 7 2 9 1 10, और c कितना बार आ रहा है? 5 बार। तो ये कितना होना चाहिए? 1। तो यहां से वैल्यू निकाल लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो 20m प्लस 10c इज इक्वल टू 2 हो गया। यहां से 30m प्लस 10c इज इक्वल टू 5/2 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो -10m, ये कट गया।
2 माइनस 5/2 माइनस हाफ। हाँ, तो m का वैल्यू आ जा रहा है यहां से 1/20, तो m का वैल्यू आया 1/20। c का वैल्यू क्या आएगा, ये कट गया तो हाफ बचा, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 5 से डिवाइड हो गया तो 10 हो गया। c का वैल्यू आप निकालेंगे 1/10 आ गया। तो ये छोटा सा मेहनत करना था, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। एंड ये एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें सब चीज यूज हो जा रहा है। मीन भी यूज हो गया, समेशन ऑफ पी भी हो गया। अब वेरिएंस निकालना है तो पी एक्स आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट। फाइनली वेरिएंस निकालने के लिए वी नीड पी एक्स आई का स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस, तो 0 हो गया, मतलब दिस इंटू दिस, सॉरी, तो m प्लस सी हो गया, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 यानी कि 8m प्लस 4c हो गया। अब यू गॉट द पैटर्न, 9 इंटू 3 27, या 3 का क्यूब इंटू m हो गया, प्लस 9c प्लस 4 का 16 इंटू 4, 4 का क्यूब, हाँ 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 4 का क्यूब m इंटू यहाँ पे 16c, ये तो अभी ऐड किए थे, ये तो किए हैं ऐड, 30 आएगा, 30c। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो वाला यूज कर दे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऐसे तो आप इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं। इसका क्या होता है, n n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ही होता है ना। सिग्मा ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला यूज किए तो 100 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया नंबर आ जा रहा है 100। तो वेरिएंस जो होता है, तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, मीन आपका 5/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाले 100m प्लस 30c, यानी कि 100 इंटू 1/20, m का वैल्यू लिख देते हैं, 30 इंटू 1/10, अच्छा वैल्यू आ रहा है -25/4। ये कटा, ये 5 बार में आता है, 5 3 8, 8 माइनस 25/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 32, 8 4 32, 32 माइनस 25/4, तो ये कितना हो गया आपका 7/4 आ जा रहा है। तो 24 इंटू 7/4 यानी कि 6, यानी कि 42, यही हमारा आंसर है। 42 इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग, नहीं लाइफ, यूनिवर्स, एवरीथिंग, हिचहाइकर, गाइड टू गैलेक्सी, इनको पता है, इफ यू नो यू नो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट का कंप्लीट क्वेश्चन इज दिस। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ऐसा टेबल बनाइए एंड मार्क्स पाइए। तो मूविंग ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन, दिस इज द पैराग्राफ, +3 मिलेगा, 2 क्वेश्चन सिंपल है, पीएनसी ही मोस्टली यूज होगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का एंड में क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल है, वो टेबल लगाना पड़ेगा, तो जो अभी सीखे वो भी यूज है, लेकिन मेजरली पीएनसी यूज है, ठीक है। तो ये 6x6 का एक फिगर है, A1 A2 अप टू A49 पॉइंट्स है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 49 पॉइंट्स है, डॉट्स है या पॉइंट्स बोलिए। AI AJ कोई 2 पॉइंट्स फ्रंट तभी है जब वो एडजेसेंट अलोंग अ रो हो या फिर कॉलम, मतलब ये फ्रेंड होगा, ये फ्रेंड होगा, ठीक है। AI हैज, मतलब कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करने का इक्वल चांसेस है। PI be the probability that a random chosen point I has I many friend, तो कोई भी पॉइंट का या तो 0 फ्रेंड हो सकता है या तो 1 2 3 4, ये हो गया रैंडम वेरिएबल। तो xi का वैल्यू क्या क्या आ जा रहा है आपका, 0 1, तो यही टेबल हम बनाने बोले थे। फिर आपको PI बनाना है, इसको सोचना पड़ेगा, x भी रैंडम वेरिएबल, हाँ वो तो कर लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आई, हाँ PI बोल दिया, इसको पिछले क्वेश्चन में भी हम PI मान लिए थे, इस क्वेश्चन में दे ही दिया, PI बोल दो। देन द वेरिएंस वैल्यू ऑफ EX, वेरिएंस नहीं है EX का मतलब क्या बोले,
मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मीन। तो मीन का क्या होता है, दिस इज सेम एज मीन समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होता है, पी आई इंटू एक्स आई होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसमें लिखा भी दिए। तो अब सोचिए ये पी आई होने का क्या चांस है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पॉइंट का जीरो फ्रेंड हो, हैज आई मेनी फ्रेंड्स, आई का वैल्यू जीरो है तो जीरो फ्रेंड्स। क्या कोई भी पॉइंट का जीरो फ्रेंड है, क्या कोई भी पॉइंट का जीरो फ्रेंड है, नहीं। ये भी पॉइंट लेंगे तो इसका दो फ्रेंड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो। वन भी किसी का फ्रेंड नहीं है, मिनिमम दो फ्रेंड तो हो ही रहा है, डू यू एग्री। तो वन फ्रेंड होने का भी प्रोबेबिलिटी जीरो है। हाँ, टू फ्रेंड हो रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये सबका कितना फ्रेंड्स आ रहा है, दो दो फ्रेंड्स आ रहा है। चार कॉर्नर पॉइंट्स है तो इसका कितना आ रहा है, टू फ्रेंड्स। तो इसको टू फ्रेंड्स, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। तो कितना कॉर्नर पॉइंट्स है, चार, चार है और टोटल कितना पॉइंट है, 49। तो फेवरेबल अपॉन टोटल ही होता है, प्रोबेबिलिटी हो गया। अब सर थ्री, थ्री देखिए ये पॉइंट लीजिए, तो इसका क्या दिख रहा है, ये जो है ये सारे एज पॉइंट, ये एक केस लेते हैं तो इसका तीन फ्रेंड दिख रहा है, एक दो तीन। तो एजेस, इसको एज बोलेंगे एक्सेप्ट कॉर्नर, एज पॉइंट का कितना है, तीन फ्रेंड है। तो थ्री कितना, एज कितना है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, पांच इंटू चार, पांच इंटू चार होगा, यहाँ पे पांच है, ऐसे ही चार कॉपी होगा तो 20। तो 20 अपॉन 49 होना चाहिए। तो इसका चार फ्रेंड होगा, पांच चार दिख रहा है, ये अगर ले ले, लेट मी यूज अगेन डिफरेंट कलर। अब अगर ये ले ले या फिर ये ले ले तो इसका कितना, एक दो तीन चार, अलोंग अ रो या अलोंग अ कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल पॉइंट्स। तो सेंट्रल पॉइंट्स का चार फ्रेंड है, कितना सेंट्रल पॉइंट्स होगा, चाहे तो टोटल में से घटा भी सकते हैं, 24 माइनस 49 माइनस 24 25, या फिर काउंट भी करेंगे, एक दो तीन चार पांच और पांच, 5 इंटू 5 25 आ रहा है। तो इसका कितना आ गया, 25 अपॉन। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सोचना पड़ा, काउंट करना पड़ा, बेसिक लॉजिक लगाना पड़ा। अगेन सोचने वाला चैप्टर है, सोचना ज्यादा है। तो अब पी आई एक्स आई कर दीजिए, 008 अपॉन 49, 60 अपॉन 49, ठीक है, और यहाँ पे 100 अपॉन 49। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, नीचे में तो 49 रहेगा ही, ऊपर में कितना हो जाएगा, इसको ई ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो 49 अच्छा है, हम खुश हो जा रहे हैं। यहाँ पे 168 आएगा, ठीक है। ये बड़ा नंबर आ सकता है, इसको देख के डरने का जरूरत नहीं। तो मतलब इसका मतलब है कि ऑन एवरेज कोई भी पॉइंट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 168 अपॉन 49, यानी कि लगभग तीन फ्रेंड मिलेगा। यहाँ तो 4000 है, तो अप्रोक्सीमेटली लग भी रहा, तीन फ्रेंड आने का चांस है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये मतलब होता है, इसका सिग्निफिकेंस भी होता है आपका रियल लाइफ में कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रेनी डे, ऐसा ऐसा करके हम लोग निकालते हैं वेरियस वैल्यूज। तो ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 168 अपॉन 49 है, यहाँ पे लिख देते नहीं तो ठीक है। एग्जाम में हम बोल रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखते, ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते। तो 168 अपॉन 49 ना, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो 7 इंटू 168 अपॉन 49, यानी कि ये 7 गया। हाँ, ये अच्छा भी आ रहा है, 14 दो बार में, 28 आपका 24 बार में, तो 24 इज आवर आंसर। अच्छा सा इंटीजर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 24। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सेम ही है पैरा, ये पढ़िए। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर रैंडमली चोजन आउट ऑफ द पॉइंट्स 49। तो इसका क्या होगा, टोटल तो आ गया हमारा, टोटल क्या होगा, दो पॉइंट्स लेना है तो 49C2। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। तो टोटल तो हम लोग का निकल गया 49C2,
अब फ्रेंड्स होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा या काउंट करना है। ठीक है, ये काउंट किए टोटल, मतलब प्रोबेबिलिटी सेम एज काउंटिंग, ऊपर वाला काउंट कर लो नीचे वाला काउंट कर लो तो वो भी सेम होगा, जरूरी नहीं कि, अच्छा वही तो कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स, मतलब फेवरेबल कितना है फ्रेंड्स वाला बाई टोटल, टोटल तो निकाल लिए, अब काउंट करना है कि फ्रेंड्स, 2 पॉइंट फ्रेंड्स कैसे हो सकता है, तो सोचना स्टार्ट करते हैं। ये 2 पॉइंट ले ले तो फ्रेंड्स कहलाएगा, मतलब सटा होना चाहिए, जो भी 2 पॉइंट ले, जो भी 2 पॉइंट ले सटा होना चाहिए, अगर फ्रेंड्स होना है तो सटा होना चाहिए, होना चाहिए। रो के अलोंग भी हो सकता है या फिर कॉलम के अलोंग भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हुआ यहां से। ठीक है, अब फिर 6, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो 6 आ रहा है इंटू 7 कॉपीज अलोंग अ रो, अलोंग अ रो इतना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आ रहा है जो कि फ्रेंड हो। सिमिलरली अगर सोचे तो कॉलम्स में भी तो ऐसे ही सिचुएशन होगा, ये 6 इंटू 7 अलोंग अ कॉलम, अलोंग अ कॉलम, तो ये हमारा 42 इंटू 2 यानी कि 84। ठीक है, ये क्या काउंट किया, फेवरेबल, हैशटैग फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल, तो 84 तो फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 84 अपॉन 49C2 यानी कि 49 इंटू 48 अपॉन 2। अच्छा, इसको 6 इंटू 7 इंटू 2 भी रख सकते थे, तो 89 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 6 इंटू 7 इंटू 2 बाई 49 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 गया तो 24, ये 7 बार में गया, 6 टाइम्स 4 होता है, तो 2 अपॉन 7 इंटू 4 या 2 अपॉन, ये तो 2 भी काट देते, तो 1 अपॉन 14 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गया 1 आउट ऑफ 14 लग भी रहा है, ठीक ही है, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो फ्रेंड आने का चांस कम भी लग रहा है, वो नंबर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो बस हम लोग को निकालना है 7p, तो 7 7 कट गया, हाफ आ गया, ये न्यूमेरिकल टाइप था तो आपको लिखना पड़ेगा 0.50 लिखना पड़ेगा, मतलब लिखा रहता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, तो 0.5 आया, 1 डेसिमल प्लेस हुआ, एक और लिखना है 0, तो फिर 0.50 आपको पुट करना है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। क्या आपको चीजें समझ में आया, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग गया, बट आई ट्राइड कि सबको डिटेल में समझाए, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट सोचने का तरीका हो सकता है वो भी मैंने बताया। तो ये सिंपल पीएनसी था, ठीक है, सिंपल, इसमें मतलब पीएनसी करके फेवरेबल निकाले बाई टोटल निकाले, उसमें भी बेसिक लॉजिक ही लगा क्या, पीएनसी तो ये तो बेसिक कॉम्बिनेशन तो सबको आता ही है, 49C2 ये तो कोई भी सोच लेगा। फिर हमने ये क्या कि ये मजा आया, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस सोचा, कॉर्नर पॉइंट, एज पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, फिर ऐसे करके मस्त टेबल बनाए। ठीक है, फिर क्या किए, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखे, ये मजा नहीं आया, ये सीख लिए, बहुत लोग छोड़ के चल जाते हैं, इतना छोटा सा चीज छोड़ के चल जाते हैं। फिर ये भी मस्त है, इसको एक बार देखिए तो फील आएगा कि कितना मस्त से सब निकाले, ये इंग्लिश को मैथ्स में लिख के स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व किए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट आ गया आंसर, एक पेज में तो ठीक है। ये भी मजा आया सोचने में, ज्योमेट्री प्लस प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन, ऐसे जो केसेस बनाए, 2 पॉइंट इधर से 1 पॉइंट इधर से, 2 पॉइंट इधर से 1 पॉइंट इधर से, और फिर बेस आपका इवन होना चाहिए था, वही ज्योमेट्री वाला। फिर इसमें ये तो एनसीईआरटी वाला है, केसेस बनाए, जीपी बन रहा था, 2 अलग अलग जीपी बन रहा था, ऐड करके आंसर आ गया। ये इसमें मजा, ये नंबर्स वाला प्रॉब्लम, ये तो जब पीएनसी का स्टार्ट होता है तब डिजिट्स वाला प्रॉब्लम करते, यहां पे मस्त कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाए।
ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तो आसानी से एक एक करके निकाल लिए विदाउट रिपीटिशन का ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज है। बेस थ्योरम सीख लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीख लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी भी सीख लिए, इसके बाहर से क्या ही आएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 केस आया, बेस थ्योरम का यूज हो गया। ये आपका ग्रुपिंग सीख लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारा 2 मेथड सीखे, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड या फिर आपका नॉर्मल केसेस बना के। तो केसेस में अगेन ध्यान दीजिएगा, कोई केसेस छूट ना जाए, डबल काउंटिंग ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ये 3 चीज का ध्यान देंगे तो हो जाएगा। तो यही था, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपका पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस आया होगा एंड पता चला होगा क्यों दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। तो अगर कोई डाउट रह गया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस एग्जाम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।